गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का नेक्स्ट सेशन और ये आपको इम्पोर्टेंटली कहीं ना कहीं काम आएगा यूनिट 8 के अंतर्गत। तो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं 2020-21 के करंट के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो है नोबेल प्राइज़ को लेकर। ठीक है, निश्चित तौर पर नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड पे जाके बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो 21 अक्टूबर 1833 को जन्मे स्वीडिश आविष्कारक और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल जो थे, वो बेसिकली जिनका स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये अल्फ्रेड नोबेल जो है इस पुरस्कार के बेसिकली संस्थापक हैं। 1895 में अपनी अंतिम विरासत में अपनी मृत्यु के पश्चात से समस्त संपत्ति का उपयोग इन्होंने प्रत्येक वर्ष भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस से जुड़े व्यक्तियों को पुरस्कृत करने का निर्देश दिया और अपने अपने क्षेत्र में जो भी मानव जाति के कल्याण के लिए सर्वाधिक योगदान दिया जा रहा है उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये सोचकर इन्होंने एक 1900 में नोबेल फाउंडेशन नाम से एक निजी संस्थान की स्थापना की। 1901 से भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस इन 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जा रहे थे। अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ है उसकी स्थापना एक स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, स्वेरिजेस रिक्सबैंक नाम से, उसने 1968 में की और 1969 से जो है इकोनॉमी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाने लगा। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने बताई। अब इस बार नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया, क्या दिया गया, इसको थोड़ा हम देखते हैं। उसके पहले ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति, पीस, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के क्षेत्र में स्वीडन जो है ये शांति पुरस्कार देता है। और शांति पुरस्कार जो नॉर्वे के अंतर्गत, नॉर्वे जो है वो शांति पुरस्कार मात्र देता है, बाकी स्वीडन के अंतर्गत ये सारे पुरस्कार नॉमिनेटेड होते हैं। 1901 से पुरस्कार दिए जा रहे हैं और इसके लिए एक नोबेल पुरस्कार अधिकृत कमेटी होती है जो इन पुरस्कारों को जो है वेरीफाइड करती है यहाँ पर, और इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं उनको हर साल यहाँ पर देती है। इम्पोर्टेंट बात जो नोबेल पुरस्कार के बारे में है वो ये है कि नोबेल पुरस्कार जो है बेसिकली 1969 से इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल की शुरुआत हुई। ठीक है, 1968 में एक्चुअल में अनाउंसमेंट हुआ और स्विट्ज़रलैंड के केंद्रीय बैंक के द्वारा, और 69 से जो है इकोनॉमी के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जाने लगा। इसके पहले 5 क्षेत्रों में ऑलरेडी दिया जा रहा था। तो अर्थशास्त्र के नोबेल की जो बेसिकली स्थापना है वो स्वेरिजेस रिक्सबैंक जो एक स्वीडन का केंद्रीय बैंक है उसने 1968 में शुरुआत की और 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। 2020 के नोबेल पुरस्कारों के अंतर्गत इकोनॉमी का नोबेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में 12 अक्टूबर 2020 को संयुक्त रूप से 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार दिया गया है। सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पहले हैं पॉल और मिलग्रैम, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इकोनॉमी वाला भी पूछ सकता है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए पढ़ना आपको सारा है। तो ये जो है पॉल और मिलग्राम, और दूसरे अमेरिकन जो है वो हैं रॉबर्ट बी विल्सन। ये दोनों को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन्होंने बेसिकली जो है वो नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए अपना डिस्कशन किया और नीलामी सिद्धांत में सुधार और कुछ नए स्वरूप के नीलामी के आविष्कार के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। याद रखेंगे आप, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट सी विल्सन, है ना। दोनों के नाम आप याद रखेंगे। एक बार फिर से स्क्रीन पे देख लें, है ना, नाम याद रखेंगे। ये है मिलग्राम, है ना, इससे याद रखेंगे मिलेग्राम
और जो दूसरे हैं वो हैं रॉबर्ट विल्सन, है ना, रॉबर्ट विल्सन। तो अगर आएगा कि भैया निम्नलिखित में से किसे 2020 का नोबेल प्राइज़ अर्थशास्त्र का मिला है, क्योंकि 1969 से 2019-20 तो लगभग ये मान के चलिए इकोनॉमी के अर्थशास्त्र के 50 साल पूरे हो रहे हैं। और क्योंकि इनके 50 साल पूरे हो रहे हैं तो निस्संदेह यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब जो हमारे सामने अगला है वो है नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है और भूख से निपटने और संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह पुरस्कार वर्ष 2020 में शांति के क्षेत्र में, ख़ासतौर से हंगर, है ना, जो पूरी दुनिया में इस समय कुपोषण की समस्या चल रही है, मल न्यूट्रिशन की समस्या चल रही है, हंगर या भूखमरी की समस्या चल रही है। तो ये दो बेसिक प्रॉब्लम्स, एक आपका मल न्यूट्रिशन और दूसरा जो है आपका हंगर, ठीक है। तो ये दोनों ही समस्याओं के निदान के लिए जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा बहुत बेहतर काम किया गया और इसके लिए विश्व खाद्य संगठन को यह पुरस्कार से नवाजा गया। ये भूखमरी मिटाने और खाद्यान्न की सुरक्षा करने के लिए एक केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है और इस एजेंसी की जो स्थापना है वो 1961 में हुई है, ठीक है, याद रखेंगे आप। 1961 में जो है इस एजेंसी की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है। और यह पुरस्कार पिछले साल जो है वो इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया था और वर्ष 2020-21 के लिए यह पुरस्कार जो है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। निसंदेह यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अतः इसे ज़रूर पढ़कर जाएं, ठीक है। अब हम बात करेंगे साहित्य के नोबेल के लिए। तो साहित्य का नोबेल जो है ये मिला है इस बार, सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लुईस ग्लक को, ठीक है। लुईस ग्लक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है साहित्य के लिए। तो साहित्य का अवार्ड ये मिला है लुईस, है ना, लुईस ग्लक को जो है ये अवार्ड दिया गया है लिटरेचर के लिए। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। मूलतः यह अमेरिकी कवित्री हैं और उनकी एक बड़ी सुस्पष्ट कवित्वपूर्ण वाणी जो पोएटिक वाइज है वो पूरी दुनिया में उनको एक व्यक्तिगत अस्तित्व को जो है उनके सार्वभौमिक बनाता है और उसके लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। वैसे यह विश्व की 16वीं महिला हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार यह दिया गया है। उनके जितने भी प्रसिद्ध संग्रह हैं उसमें एक वाइल्ड आयरिस करके एक बड़ा फेमस बुक था, वाइल्ड आयरिस। तो जो इनका फेमस संग्रह था वाइल्ड आयरिस, इस वाइल्ड आयरिस के प्रकाशन के बाद ये विश्व स्तर पर चर्चा में आई थी। और उनकी एक और रचना है द ट्रायम्फ ऑफ एचिलीस, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, है ना, द ट्रायम्फ ऑफ एचिलीज, द ट्रायम्फ ऑफ एचिलीस, ये भी एक बड़ी फेमस रचना है। तो इन महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए जो है इनको साहित्य का अवार्ड जो है यहाँ पर नवाजा गया है। तो सबसे पहले हमने अभी तक जो डिस्कशन किया, तो नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमी का मिला वो पॉल मिलीग्राम को मिला और रॉबर्ट विल्सन को। शांति वाला मिला विश्व खाद्य संगठन को। साहित्य का मिला बेसिकली लुईस ग्लक को। इसके बाद जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह दो महिलाओं को मिला है, एम्यूनल कारपेंटर, स्क्रीन पे आप उनका फ़ोटो देख रहे हैं। और एम्यूनल कारपेंटर के अलावा जो दूसरी हैं वो हैं, एम्यूनल कारपेंटर बेसिकली जो हैं वो फ्रांस से हैं और दूसरी जो है वो है जेनिफर ए डाउडना। इन्होंने बेसिकली जो जीनोम एडिटिंग के लिए एक पद्धति डेवलप की थी और वो दोनों ने इस पद्धति पे एक विशेष काम किया था जिसको बेसिकली जीन प्रौद्योगिकी का सबसे तेज उपकरण जो क्रिप्सर है, Cas9,
वो जो क्रिप्सर या Cas9 है, यूपीएससी ने पूछा भी है प्रीलिम्स में ही, है ना, ये लास्ट ईयर पूछा था इन्होंने। तो ये जो Cas9 है बेसिकली, है ना, Cas9 ये और क्रिप्सर जो है, क्या ये जो बहुत एक फेमस जेनेटिक सीजर्स है, और ये क्रिस्पर है ना, क्रिस्पर और Cas9 ये इसके लिए मिला है। और बेसिकली ये जो जेनेटिक सीजर्स का उपयोग इन्होंने किया, उसमें इन्होंने कुछ रिसर्च करके बताया कि जो भी शोधकर्ता जानवर, पौधों, सूक्ष्मजीवों के जितने भी डीएनए हैं उनको हम आसानी से जो है वो बदल सकते हैं, और इन्होंने जीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक विशेष काम किया। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, है ना, एमिनुअल कारपेंटर, फ्रांस की एमिनुअल कारपेंटर, और दूसरी जो है जेनिफर ए डाउडना, ठीक है, जेनिफर ए डाउडना और आपके एमिनुअल कारपेंटर, ठीक है, इसको आप जरूर देखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला है नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो अगला पुरस्कार वो 3 महत्वपूर्ण लोगों को मिला है। पहले जो है वो रोजर पेनरोज, उसके बाद है रेनहार्ड गेंजेल, और तीसरी है एंड्रिया गैज, है ना। और जो रोजर पेनरोज हैं बेसिकली यूके के हैं, रेनहार्ड गेंजेल जर्मनी के हैं, और एंड्रिया गेज जो हैं वो न्यूयॉर्क के हैं, अमेरिका के हैं। और ये तीनों ही वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिला। बेसिकली जो इनका जो रिसर्च वर्क था वो ब्लैक होल निर्माण को, जो आइंस्टीन की सापेक्षिता से संबंधित था, उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया। और साथ ही साथ इन्होंने जो गैलेक्सी के केंद्र में घनत्व वाले पदार्थ, जो सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उस गैलेक्सी के अंदर किस तरीके का रिसर्च होता है और वहाँ क्यों डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस पर एक रिसर्च वर्क इन्होंने किया था। और संयुक्त तौर पर इन तीनों को यह पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गैज। एक बार फिर से इनको स्क्रीन पे देख लीजिए। ये जो हैं बेसिकली आइंस्टीन के ब्लैक होल के सिद्धांत और जो गैलेक्सी की डेंसिटी है उसको लेकर के इनका रिसर्च था। इन्होंने बताया था कि भाई एक छोटा सा कण है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड को केंद्रित कर रहा है, और ये इसी का विस्तार हुआ, इसी का इन्फ्लेशन हुआ, और लगभग 10 की घात जो है -33 सेकेंड में जो है इस कण ने इस तरीके का कुछ किया कि फिर यहाँ पर फिर इन्फ्लेशन हुआ, प्रस्फुटीकरण हुआ, और प्रस्फुटीकरण होने से जो 1/10 सेकेंड के आसपास यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई, और इस तरीके से जो है करीब आपके पूरा जो 13.8 अरब ईयर लगा ब्रह्मांड के विस्तार में। तो वो किस तरीके से पूरा ब्रह्मांड का विस्तार, उस पर एक बड़ी रिसर्च करी है ज्योग्राफी में, रिसर्च पे जब हम मॉडर्न फिजिक्स को देखेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली रोजर पेनरोज, नाम याद रखेंगे, रोजर पेनरोज, है ना। ये हैं आपके रेनहार्ड गेंजेल और ये हैं आपके एंजेला गैस, है ना। ये तीनों के नाम आप ज़रूर याद रखें। तो आपका अभी तक के डिस्कशन में हमने जो सबसे पहले बात करी कि इकोनॉमी का मिला पॉल और मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को। इसके बाद जो इकोनॉमी का शांति का मिला विश्व खाद्य कार्यक्रम को, साहित्य लोइस गुल्को को मिला, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में इम्यूनल कारपेंटर और जेनिफर ए डाउडना को मिला। फिजिक्स के क्षेत्र में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेस को मिला। और एमपीपीएससी निश्चित तौर पर प्रश्न पूछती है यहाँ से। 2013 में फिजिक्स वाला पूछ चुका है, 2015 में जो है साहित्य वाला पूछ चुका है, 2011 में शांति वाला पूछा था जब उस समय चर्चा, तो कुछ भी पूछ लेगा, है ना। इसलिए आपको तो सब पढ़ के जाना है। अब जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, मेडिसिन के क्षेत्र में है, तो ये हार्वे जे अल्टर, इसके बाद माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, ये तीनों को ये अवार्ड दिया गया। ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए बेसिकली इनको ये अवार्ड दिया गया। और हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के बाद ऐसे खून परीक्षणों और ज़रूरी दवाओं का निर्माण संभव हो पाया जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। और विश्व भर में लोगों ने जितने भी लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, उसका कहीं ना कहीं समाधान हुआ। पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस सी से संबंधित WHO की नवीन रिपोर्ट के मुताबिक करीब 7 करोड़ मरीज़ हैं,
और उन 7 करोड़ मरीज़ों के लिए हेपेटाइटिस सी के संदर्भ में इनका जो रिसर्च वर्क है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हेपेटाइटिस सी के कारण लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से हर साल 4 लाख लोगों की जान जाती है। तो हेपेटाइटिस सी के क्षेत्र में इस तरीके का बड़ा काम इन 3 महानुभावों ने किया है। अल्टर साहब ने किया है ना, नाम याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि भाई क्यों मिला उनको ना, क्यों मिला। हेपेटाइटिस सी के अंदर रिसर्च वर्क किया मेरा। तो जो सबसे पहला प्रोफॉर्म आपको याद रखना है कि हार्वे जे अल्टर है ना, इनको अवार्ड दिया गया। दूसरे हैं माइकल ह्यूटन और तीसरे जो हैं वो हैं बेसिकली चार्ल्स एम राइस है ना, जहाँ पे फिर राइस वाला दिखा ना लगा देना, मेडिकल के क्षेत्र में मिला। तो ये लगभग हमने सारा डिस्कशन यहाँ पे अवार्ड्स को लेकर के किया, नोबेल पुरस्कार को लेकर के किया है ना। हमारा अगला डिस्कशन जो है वो 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर है, जो हाल ही में 16 से 24 जनवरी 2021 को गोवा के अंदर हुए। और इसका इस बार जो फोकस कंट्री था वो बांग्लादेश था। बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, हर साल होते हैं इस प्रकार के अवार्ड्स। तो पूछ लेगा कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है ना। इस पर बहुत सारी मूवीज़ को जो है अवार्ड दिया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पणजी में आयोजित किया गया। और इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जो यहाँ पर आयोजित हुआ इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारतीय आयोजन हुआ, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर आधारित एक मूवी थी जो 1939 से 1944 के बीच में हुआ था। इनटू द डार्कनेस ये एक मूवी थी और इस मूवी के लिए जो है ये इनको जो है यहाँ पर अवार्डेड किया गया। इनटू द डार्कनेस ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए पर फिल्माई गई एक मूवी है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ जो यहाँ पर सिल्वर पीकॉक अवार्ड है वो एक मूवी है, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैन नियॉन को है ना, चैन नियॉन क्यों, इस मूवी को यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं उसके लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन हमारे लिए जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला, तो इनटू द डार्कनेस आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। और हम अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अब हम यहाँ चर्चा करेंगे। 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा। 21 सदी की पहली यह शिक्षा नीति है और जो 34 साल पुरानी हमारी शिक्षा नीति थी 1996 की, उसका यह स्थान लेने जा रही है। और अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन साहब को, इनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में ये 34 साल पुरानी जो हमारी पॉलिसी थी उसको चेंज करने के लिए एक नई नीति लाई गई। और 2015 में हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा अपनाया था, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडे के अंतर्गत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत करीब 17 गोल और 169 टारगेट यहाँ पर रखे गए थे। उसी में से एजुकेशन पर आधारित जो एक महत्वपूर्ण गोल था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 था। और उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को ध्यान में रखकर जो है महत्वपूर्ण तरीके से 2030 तक के लिए सभी के लिए समावेशी, इंक्लूसिवली फॉर ऑल, और सभी के लिए समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी ओल्ड नीति को हटाकर लाई गई। और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य इस नीति के अंतर्गत जो है यहाँ पर रखा गया। इस पूरी की पूरी स्कूल पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम सामान्यतः समझ सकते हैं।
इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर देखिए मेरे जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं ना, चाहे मैं नोबेल प्राइज़ 2020 की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात कर रहा हूँ, है ना, या हम यहाँ पर शिक्षा नीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारे ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसको ज़रूर याद रखें आप। तो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो हमारा सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ तब्दीली करें, और इसीलिए हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय है, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। हाल ही में शिक्षा मंत्री जो है वो भी चेंज हो गए, धर्मेंद्र प्रधान को यह महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। तो यह नीति वर्तमान की जो 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को जो 3 से 18 वर्ष तक की आयु में सभी बच्चों को पाठ्यक्रम करवाया जाता था, उस पाठ्यक्रम को, उसके पैटर्न में हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि अब हम नए स्कूल पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 साल से 8 साल के बच्चों, 8 साल से 11 साल के बच्चों, 11 साल से 14 साल के बच्चों और 14 साल से 18 साल की आयु के जो बच्चे हैं, उस पैटर्न पर एजुकेशन जो पैटर्न है उसको यहाँ पर डेवलप करने जा रहे हैं। और इस पूरे पैटर्न में हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह रहेगी कि हम सर्वप्रथम 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, है ना, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए हमारा एक 5 साल का प्लान है। उसके बाद 8 साल से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए हमारा 3 साल का प्लान है। उसके बाद 11 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए हमारा फिर 3 साल का प्लान है, और 14 साल से 18 साल के बच्चों के लिए हमारा फिर 4 साल का प्लान है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 इस एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो करने जा रहे हैं। और हम इस नीति में 3 से 18 साल तक की आयु के सभी बच्चों के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5-3-3-3-4 की एक नई व्यवस्था को पुनर्गठित करने जा रहे हैं, जिसमें 3 साल से 8 साल के बच्चे के लिए 5 साल का एजुकेशन मॉडल, 8 साल से 11 साल के बच्चे के लिए 3 साल का एजुकेशन मॉडल, फिर 11 साल से 14 साल के बच्चे के लिए 3 साल, और फिर 14 साल से 18 साल के बच्चे के लिए 4 साल का एजुकेशन मॉडल। और हमारा जो लक्ष्य ये है कि इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान किया गया है, और इसी के मद्देनज़र हम 3 से 6 साल की आयु के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने जा रहे हैं। और हमारी ये पूरी की पूरी कोशिश है कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चों को क्या करेंगे कि हमको उनका बुनियादी स्तर जो शुरुआत का 3 साल से लेकर के 8 साल का है, ये 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल, जो 5 साल तक का बच्चा है, खेलकूद क्रिया करेगा, और यहाँ पर ये एक खेलकूद एक्टिविटी का पार्ट वो रहेगा। इसके बाद जो हम अगले 3 साल 8 साल से 11 साल में हम यहाँ पर उसको खेलने के अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा जो है वो अन्वेषण या कहीं ना कहीं ये रिसर्च लेवल पर और क्रिया आधारित और अंतःक्रिया इंटरपर्सनल कक्षाएं जो है हम वहाँ पर उनको कराएंगे। मतलब सबसे पहले हमने बच्चे को क्या किया, 3 साल से 8 साल के बच्चों को 5 साल तक के हमने बेसिक खेलकूद और एक्शन के द्वारा उसको कुछ स्टडी कराई, हमारा बेस उसका मजबूत किया। फिर बच्चा जब 8 साल का हो गया और वो 11 साल की स्थिति तक रहा 3 साल, फिर हमने उसको फिर यहाँ पर हमने 3 साल, इसलिए तो हमने नाम दिया है 5+3+3+4। तो पहले 5 साल तो हमने बुनियादी शिक्षा दी, फिर 3 साल हमने उसको खेलकूद के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा अंतःक्रिया और इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करी। फिर बाद के 3 साल में हमने मध्य स्तर पर उसको विज्ञान सिखाया, गणित सिखाया, आर्ट या कला सिखाया, सोशल साइंस सिखाया, ह्यूमैनिटी के बारे में, मानविकीय चीज़ों के बारे में बताया, और अप्लाइड स्टडी के बारे में हमने उसको यहाँ पर डिस्कशन किया। कुल मिलाकर हमने सबसे पहले बेसिक डिस्कशन किया, उसके बाद हमने कोर डिस्कशन किया, फिर हम अप्लाइड डिस्कशन पर आ गए, और फिर धीरे धीरे हमने अपने करेंट का लेवल और कंटेम्प्रेरी का लेवल कहने के बढ़ाते चले गए। तो ये 5 साल ये हो गया, फिर ये 3 साल ये हो गया, फिर ये 3 साल, और जैसे ही माध्यमिक स्तर में बच्चा गया तो फिर हमने 4 साल उसके अंदर फिर हमने उसको जितने भी सब्जेक्ट थे उनको जो है मल्टी डायमेंशनल स्टडी
कहीं ना कहीं क्रांतिकारी चिंतन, आइडियोलॉजिकल जो है थिंकिंग लाइन और थॉट प्रोसेस डेवलप करी, और वो थिंकिंग लाइन और थॉट प्रोसेस इस तरीके की डेवलप करी कि बच्चे के अंदर एक लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी तो आई, विद्यार्थी को अपने पसंद के विषयों के साथ जो है एक अपने पसंद के विषयों को चुनने का कहीं ना कहीं मौका मिला। और सरकार की मंशा ये है कि पहले के 5 साल में सरकार बच्चों को खेलकूद और क्रिया के द्वारा जोड़ेगी, और यहाँ पर जो बच्चा 3 से 8 साल का हो रहा है उसको 5 साल बेस मजबूत किया जाएगा। उसके बाद 8 साल से 11 साल की एज में बच्चों को अगले 3 साल तक खेल के अलावा अन्वेषण और इंटरपर्सनल चीज़ें सिखाई जाएंगी, और इसके बाद 11 से लेकर 14 साल के बच्चे को फिर 3 साल तक के जो है वो बेसिक साइंस, बेसिक मैथ्स, बेसिक आर्ट, बेसिक सोशल साइंस के एप्लीकेशन पर काम करवाया जाएगा, और फिर 14 से 18 साल के बच्चे को अगले 4 साल तक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उनका क्रांतिकारी चिंतन, थिंकिंग लाइन, थॉट प्रोसेस डेवलप किया जाएगा, लचीलापन उनके अंदर जो है उसको कहीं ना कहीं कवर किया जाएगा, और विद्यार्थियों के पसंद के विषयों को जोड़ा जाएगा। इसलिए पूरी की पूरी पॉलिसी का नाम 5 धन 3 धन 3 धन 4 पद्धति रखा गया है। कुल मान मिला के सरकार की मंशा है बच्चों में अच्छी सोच डेवलप हो, सोच डेवलप होगी तो अपने आप मेमोरी आएगी, और मेमोरी आएगी तो अपने आप एटीट्यूड या मनोवृत्ति आएगी, और जब अपने आप मनोवृत्ति आएगी तो अपने आप विचार धारा का निर्माण होगा, क्योंकि अच्छे विचार आएंगे, और जब अच्छे विचार आएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बेहतरीन बनेगा, और जब व्यक्ति बेहतरीन बनेगा तो फिर उसके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास होगा, और जब व्यक्तित्व अच्छा बनेगा तो उसके अंदर फिर चरित्र का निर्माण होगा, और जब चरित्र का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का निर्माण होगा। तो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो राष्ट्र निर्माण को लेकर के डिस्कशन कर रही है, और यहाँ व्यक्तित्व के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर आप सिद्धांत आधारित हो जाएंगे, व्यवहार आधारित हो जाएंगे, अप्रोच या उपागम आधारित हो जाएंगे, और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो अपने आप आपके अंदर ज्ञान आएगा, और जब अपने आप आपके अंदर ज्ञान आएगा तो आप अपने आप दर्शन तक पहुंचोगे। तो अभी जो एजुकेशन सिस्टम था वह ज्ञान का दर्शन आधारित था, अब जो होने जा रहा है वह दर्शन का ज्ञान पर बेस्ड होने वाला है। और इस सलाह के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है बड़े बदलाव किए गए हैं। स्वतंत्र गवर्नर बोर्ड बनाया गया है, सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के सामान्य मापदंड तय किए गए, वो भी उस दौर में जब एजुकेशन सिस्टम कोरोना काल में कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है और शिक्षा के प्रहरी कहीं ना कहीं तकलीफ में है, और उस समय एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार है। चलिए कुछ हम सैन्य अभ्यास देखते हैं। वरुण 2021 है ना, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, कई बार जोड़ी बनाने में पूछ लेता है या कोई एक कंट्री का दे देता है वो। तो ये जो वरुण 2021 है ये भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास है, जो कि भारत के अरब सागर वाले क्षेत्र में हुआ और नौसेना के मध्य में हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभियान था वरुण 2021, याद रखेंगे। अगला जो है वो अभियान है वो है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भी एक महत्वपूर्ण अभियान है, और जितने भी अभियान जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आपको देख लेना है एक बार, ताकि जो चीज़ें हैं आपको लंबे समय तक याद रहें। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, और ये मार्च 2021 में हुआ था। और वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच में हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आप भारत अमेरिका पे जो है टिक लगा के आएंगे। इसके बाद अगला जो अभियान है वो है डस्टलिक। तो डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। इसके बाद है एम्फेक्स। एम्फेक्स जो है यह बेसिकली एम्फेक्स जो है ये भारत का ही एक अभियान था, जो तीनों संयुक्त सेनाओं का, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों का अभियान था। इसके बाद जिमैक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिमैक्स भारत और जापान के बीच में हुआ। जिमैक्स है ना, याद रखेंगे, ये भी सितंबर 2020 में पिछले साल हुआ था। इसके बाद मिलन, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान है। मिलन अभियान बहुपक्षीय देशों का था, इसमें बहुत सारे देश थे, और इसमें जो है ये इंडो यूके ज्वाइंट एक्सरसाइज थी, इसमें बहुत सारे देशों का एक संगठन था। मिलन बहुपक्षीय देशों का संगठन। इसके अलावा ये था अजय वारियर, भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वारियर। और फिर एक है संप्रति 9। तो संप्रति 9 जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। संप्रति 9 जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में अभियान हुआ, है ना। एक बार रिमाइंडर कर लेंगे, जल्दी से याद रहेगा आपको सारी चीज़ें, है ना। सबसे पहले हमने शिक्षा नीति के बाद डिस्कशन किया था। ये वरुण 2021 भारत फ्रांस, वज्र प्रहार भारत अमेरिका, है ना। डस्टलिक एक ये भारत और उज्बेकिस्तान, एम्फेक्स 21 भारत की तीनों संयुक्त सेनाएं, जिमैक्स भारत और जापान, है ना। मिलन
बहुपक्षीय देशों का था। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन, संप्रति 9 भारत और बांग्लादेश, है ना। ऐसे एक सूर्य किरण भी होता है हर साल भारत और नेपाल के बीच में, याद रखिएगा। कुछ सम्मेलन और बैठकें इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक 1 अप्रैल 2021 को हुई। इस बैठक श्रीलंका की अध्यक्षता में हुई। बिम्स्टेक जो है बे ऑफ इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन पुराना नाम है, और अभी नया नाम इसको जो पुराने नाम में नया नाम कन्वर्ट किया गया है, वो नया नाम मैंने आपको बताया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। पहले देश वाइज नाम था, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, लेकिन बाद में नेपाल और भूटान भी इससे जुड़ गए, तो जो इसके नाम में बदलाव किया गया। 1997 में बिम्स्टेक बना था। हाल ही में बैठक से जो है इसकी हुई, वर्चुअल बैठक थी, इस बार अध्यक्षता श्रीलंका ने किया। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके ब्रिक्स। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है बाद में 2010 में जुड़ा, और ये ब्रिक्स जो है ब्रिक्स शेरपाओं और शू शेरपाओं की पहली बैठक के तौर पे हुआ, और भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का ये अधिवेशन हाल ही में जो है आयोजित किया गया। तो ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जो 3 से 7 जनवरी को 2022 में हुई। महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी इस बार का सब्जेक्ट था, और ये जो पूरा का पूरा ये सिम्बोसियस इंटरनेशनल जो पूना में है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया। 16वां प्रवासी सम्मेलन वर्चुअल तौर पे हुआ 9 जनवरी 2021 को, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसकी थीम थी। हर साल जनवरी माह में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है, 2003 से इसे मनाया जा रहा है, क्योंकि जनवरी में ही 1915 में महात्मा गांधी जी आए थे भारत, उनके आने के पवित्र दिवस को याद रखने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट आई है। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है, कंपोटेंशन अल्फा टेंशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, और उस गाइडलाइन के बाद में जो है ये भारत में वन क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, और इसी के मद्देनज़र जो है ये कंपोसेंट्री अल्फा टेंशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी ये लाया गया है, जिसमें भारत के हर राज्य में 33% पेड़ पौधे हैं, ऐसा प्लानिंग सरकार कर रही है। इसके लिए सरकार ने रिड्यूसिंग इमिशन डिग्रेडेशन प्रोग्राम 2007 से 2012 में चलाया था। उसके बाद रिड्यूसिंग इमिशन डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन प्लस 2012 से 17 में चलाया, और अभी रिड्यूसिंग इमिशन डिग्रेडेशन डबल प्लस प्रोग्राम सरकार चला रही है 2017 से 22 में। सरकार का एकमात्र लक्ष्य है भारत में 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में पेड़ पौधों को बढ़ाया जाए। और हाल ही की रिपोर्ट में वन पर्यावरण केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जो लाया गया, इस रिपोर्ट में पूरे भारत के अंदर करीब करीब जो क्षेत्र है वो 24.56% क्षेत्र बताया गया, करीब करीब 8 लाख वर्ग किलोमीटर। भविष्य में इसे और बढ़ाना है, और वृद्धि हुई है, ऐसा सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। पूरे भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा जो स्थिति है वो बेहतर चले। अब इस बार जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, और मध्य प्रदेश के बाद सेकेंड नंबर आंध्र प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़। और अगर हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है 85.4, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, और उसके बाद जो है वो है मेघालय। प्रश्न अगर ये आएगा कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहां पर है, मध्य प्रदेश, इसके बाद अरुणाचल और फिर छत्तीसगढ़, और प्रतिशत के हिसाब से आएगा तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मेघालय। तो लगभग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो काम्पा है, कंपोसेंट्री अल्फा टेंशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में रिड्यूसिंग इमिशन डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन को लेकर 70 लाख वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर क्षेत्र में जो पेड़ पौधों के क्षेत्र को बढ़ाने पर सरकार की मंशा चल रही है, उस दिशा में काम हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से भारत के अंदर 1446 लाख हेक्टेयर में एग्रीकल्चर होता है, 695 में फॉरेस्ट एरिया है, और इसी फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए रिड्यूसिंग इमिशन डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन प्लस जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, थैंक यू।